नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। और दोस्तों इससे पहले हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे 2 यूनिट से पहला था हमारा जनरल फार्माकोलॉजी। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा सेकेंड यूनिट था वो था ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दोस्तों उसके बाद जो हमने यूनिट 3 ख़त्म किया है वो था लोकल एनेस्थेटिक्स। तो दोस्तों अब इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में, जिसके अंदर है कि ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटो नर्वस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ऑटो नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, यानी कि अपने आप। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ऑटो क्यों बताया है ये बात अभी आपको पता लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यहाँ पर लिखा है ऑटो का मतलब क्या होता है? अपने आप। तो चलिए दोस्तों अगला इसमें प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों जो ये आपका चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, दोस्तों इसके अंदर कोलिनर्जिक, इसके अलावा कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग या फिर एंटी कोलिनर्जिक एड्रीनर्जिक, और आपका एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग या फिर आपका एंटी एड्रीनर्जिक, और इसके अलावा इसमें दिया है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। दोस्तों इतने सारे चैप्टर हैं। तो दोस्तों जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बाकी दोस्तों जो ये चैप्टर दिया गया इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कल करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया है कि जनरल नॉलेज, थोड़ा सा हम इसमें बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल टिश्यू विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये ऐसे टिश्यू को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, यानी कि वो अपने आप ही चलते रहते हैं। तो दोस्तों जो उसका एग्जाम्पल इसमें दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्मूथ मसल और हार्ट एंड ग्लैंड्स। जो हमारा हार्ट है यानी कि दिल है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, डायलेशन करता रहता है दोस्तों। उसकी जो उसकी हार्ट बीट होती है वो अपने आप चलती रहती है। और इसके अलावा इसमें लिखा है स्मूथ मसल। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा स्मूथ मसल के ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो दोस्तों इसमें लिखा है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल टिश्यू विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। यहाँ दोस्तों जो भी हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के अंदर डिवाइड किया गया है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो सिंपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है ये दोनों अपोजिट एक्शन शो करते हैं एक दूसरे के। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका ये एक्शन शो किया 1 तो ये करेगा 2, या फिर अगर ये 2 एक्शन शो किया तो ये 1 करेगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अगला पेज देख लेते हैं। तो इसके बाद क्या लिखा है? तो दोस्तों इसमें दिया कि पैरासिम्पैथेटिक रिलेटेड टू। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है दोस्तों? तो इसका फंक्शन है मोटिलिटी, का मतलब होता है हिलना डुलना। और इसमें दिया है सिक्रीशन ऑफ जीआईटी, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो भी सिक्रीशन होते हैं ये इसको कंट्रोल करता है। और दोस्तों जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या है दोस्तों? ये इसमें दिया एसेंशियल फॉर नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। दोस्तों ये आपका नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए ये बिल्कुल जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि सिंपैथेटिक, तो दोस्तों ये करता है प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। जी हाँ दोस्तों, ये आपका इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड है। और ये नॉट एसेंशियल फॉर नॉर्मल एग्जिस्टेंस, यानी कि नॉर्मल एग्जिस्टेंस के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम जरूरी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ। तो हाँ, तो ये हमारा पेज आ चुका है और मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बताने वाला हूँ। तो इसके बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा डायग्राम होने वाला है कुछ इस तरह का होने वाला है। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये डायग्राम कुछ इस तरह का होने वाला है और आपने ये डायग्राम पढ़ा भी होगा। तो
ये हमारा होता है प्री गैंग्लियोनिक नर्व दोस्तों, ये हमारा होता है प्री गैंग्लियोनिक नर्व। ये हमारा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, PN इसको हम बना देते हैं शॉर्ट में क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। और दोस्तों ये हमारा होता है इफेक्टर ऑर्गन, ये हमारा क्या होता है इफेक्टर ऑर्गन होता है, ये हमारा इफेक्टर हो गया, ऑर्गन हो गया। और ये हमारा गैंग्लियन होता है, इसको हम गैंग्लियन कहते हैं, GANGLION। और दोस्तों यहाँ पर हमारे ट्रांसमीटर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने यहाँ पर इस डायग्राम को देख लिया होगा कि यहाँ पर क्या दिया है। ये आपका हो गया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हो गया, इसके अलावा ये आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक हो गया न्यूरॉन हो गया, ये आपका गैंग्लियन हो गया, और ये आपका इफेक्टर ऑर्गन हो गया। तो चलिए अब इसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल पूछा है कि इसमें दिया है इन पैरासिम्पथेटिक द ट्रांसमीटर इन प्री गैंग्लियोनिक नर्व इज। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पैरासिम्पथेटिक है इसके अंदर कौन सा ट्रांसमीटर होता है, किसमें प्री गैंग्लियोनिक नर्व के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया है कुछ इस तरह का आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका प्री गैंग्लियोनिक हो गया, और ये आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक हो गया, ये आपका इफेक्टर ऑर्गन हो गया, और यहाँ पर दोस्तों आपका ट्रांसमीटर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि जो आपका पैरासिम्पथेटिक है इसके अंदर ट्रांसमीटर कौन सा होता है, कहाँ पे, प्री गैंग्लियोनिक के अंदर। तो दोस्तों जो हमारा पैरासिम्पथेटिक है इसके अंदर ट्रांसमीटर जो हमारा होता है प्री गैंग्लियोनिक के अंदर और पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर, दोनों दोस्तों हमारा एसिटाइल कोलिन होता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है एसिटाइल कोलिन। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि यहाँ पर दिया है इन पैरासिम्पथेटिक द ट्रांसमीटर इन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व इज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया था कि जो आपका पैरासिम्पथेटिक है इसके अंदर चाहे आपका प्री गैंग्लियोनिक हो गया या फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक हो गया, दोनों के अंदर जो ट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन ही होता है। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो हमारा एसिटाइल कोलिन है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका भी आंसर हमारा एसिटाइल कोलिन ही है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और इसमें दिया है सिंपथेटिक के बारे में दिया है दोस्तों। तो इसमें पूछा है कि इन सिंपथेटिक इन प्री गैंग्लियोनिक नर्व द ट्रांसमीटर इज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिंपथेटिक के बारे में दिया है। तो चलिए इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया प्री गैंग्लियोनिक, ये आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक हो गया, ये आपका गैंग्लियन हो गया और ये आपका हो गया इफेक्टर ऑर्गन। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा है कि इन सिंपथेटिक द प्री गैंग्लियोनिक नर्व द ट्रांसमीटर इज। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा सिंपथेटिक है इसके अंदर जो ट्रांसमीटर होता है वो भी आपका एसिटाइल कोलिन ही होता है। लेकिन दोस्तों जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक है इसके अंदर जो ट्रांसमीटर होता है वो आपका एड्रीनलिन होता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको ठीक ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या पूछा है, इन सिंपथेटिक द ट्रांसमीटर इन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व इज। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि जो हमारा सिंपथेटिक के अंदर जो ट्रांसमीटर होता है किसमें, पोस्ट गैंग्लियोनिक में, वो हमारा एड्रीनलिन होता है। यानी कि जो हमारा सही आंसर है वो हमारा पहला वाला सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर। तो दोस्तों जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ये आपके 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक पहला ये होता है NN, दोस्तों ये ऐसे बना हुआ है, तो ये आपका होता है NN रिसेप्टर होता है। और दोस्तों जो हमारा दूसरा रिसेप्टर होता है वो NM रिसेप्टर होता है। NM ये इस तरह बना होता है। तो ये 2 टाइप के निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 and 2। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर दिया है कि NN रिसेप्टर्स ब्लॉक बाय, यानी कि दोस्तों ये कुछ ऐसे लिखा है NN, ये कुछ इस तरह लिखा है। तो जो हमारा NN रिसेप्टर्स होता है ये किसके द्वारा ब्लॉक किया जाता है ये इसमें दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया
दिया गया, इसमें दिया है पेंटाथोनियम या फिर हेक्साथोनियम, और इसमें दिया है गाबा, पाबा और एड्रीनेलिन दिया है दोस्तों। तो जो इसका सही आंसर वो है पेंटाथोनियम या फिर हेक्सामेथोनियम। तो जो हमारे पेंटाथोनियम है या फिर इसमें दिया है हेक्सामेथोनियम है, ये एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि एन रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड बाई, यानी कि दोस्तों जो हमारा एन रिसेप्टर्स है, एन इस तरह ये लिखा गया है, तो एन रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड बाई, तो जो हमारे एन रिसेप्टर्स होते हैं दोस्तों उनको ब्लॉक करते हैं डी ट्यूबोक्यूराइन के द्वारा। तो इसमें लिखा है डी ट्यूबोक्यूराइन, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर दिया है दोस्तों दी मस्करेनिक रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू, यानी कि जो हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर है उसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों जो हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर होता है वो 3 टाइप का होता है, M1, M2 और M3। तो ये हमारे 3 टाइप के मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है द मस्करेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोनिल, तो इसमें बताना है कि इसमें से मस्करेनिक एक्शन कौन सा एसिटाइल कोलिन का। तो इसमें दिया डिक्रीज इन हार्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा डिक्रीज इन हार्ट रेट है इसी को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया, BRADYCHI, ये ब्रेडिकार्डिया हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये इंक्रीज करते हैं किसको, इसमें लिखा है ग्लैंडुलर सिक्रेशन लाइक सेलाइवरी सिक्रेशन। दोस्तों हमारा सेलाइवा का मतलब क्या होता है, जो हमारा सेलाइवा का मतलब हिंदी में इसको लार कहते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। जी हाँ दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ पर स्मूथ मसल का जो एग्जाम्पल दिया है वो इंटेस्टाइन दिया है। तो दोस्तों ये सारे स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि ये सभी मस्करेनिक एक्शन होते हैं एसिटाइल कोलिन के। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है और इसमें दिया है कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आर। जी हाँ दोस्तों, तो जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं इसको दोस्तों डिवाइड करते हैं हम अल्फा के अंदर और बीटा के अंदर। तो दोस्तों जो हमारा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है ये हमारा 2 टाइप का होता है, अल्फा रिसेप्टर्स और हमारा बीटा रिसेप्टर जो है ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे और दोस्तों आप इसको लिख लेंगे और इन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नोट्स बना लेंगे। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि नॉर एड्रेनालिन वर्क्स ऑन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें दिया है कि जो हमारा नॉर एड्रेनालिन है ये किसके ऊपर वर्क करता है। तो दोस्तों इसमें दिया है ओनली ऑन अल्फा रिसेप्टर, ओनली ऑन बीटा रिसेप्टर, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब है वो हमारा सही जवाब है दोस्तों, जो हमारा नॉर एड्रेनालिन होता है ये केवल अल्फा रिसेप्टर के ऊपर ही काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा नॉर एड्रेनालिन है ये केवल अल्फा रिसेप्टर के ऊपर ही काम करता है। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है वो हमारा पहला वाला है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं और दोस्तों इसमें पूछा है कि आइसोप्रिनैलिन वर्क्स ऑन। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा आइसोप्रिनैलिन है ये दोस्तों ये केवल बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर ही वर्क करता है, यानी कि जो हमारा सही आंसर है वो है ओनली बीटा रिसेप्टर्स, क्योंकि आइसोप्रिनैलिन जो है वो केवल बीटा रिसेप्टर के ऊपर ही वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि एड्रेनालिन एक्ट ऑन। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा एड्रेनालिन होता है ये अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करता है। तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा, यहाँ पर दिया है नॉर एड्रेनालिन जो कि वर्क करता है अल्फा के ऊपर, इसके अलावा आइसोप्रिनैलिन जो वर्क करता है बीटा के ऊपर, और इसके बाद हमारा आ गया एड्रेनालिन जो कि दोनों के ऊपर वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है और दोस्तों ये एक थ्योरी का मैंने क्वेश्चन इसको बना दिया है। तो इसमें दिया है कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट, यानी कि अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं दोस्तों, तो ये स्मूथ मसल जैसे आपका इंटेस्टाइन हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स है इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इनका फंक्शन होता है कॉन्स्ट्रिक्शन करना, यानी कि सिकुड़ना। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है दोस्तों। इसके अंदर पूछा कि बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन। तो दोस्तों जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होता है
ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और दोस्तों जो इसका फंक्शन होता है वो होता है इंक्रीज फोर्स एंड रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, यानी कि टैकीकार्डिया ये कॉज करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन इसमें आ गया कि बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन, आपको बताना है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों ये ब्रोंकियोल्स यानी कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो इनका काम होता है वो रिलैक्सेशन का काम होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी कल आएगी। तो दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय।